ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हमने एक और टर्म का इंट्रोडक्शन किया था, दैट वाज एंट्रोपी, और उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। एंट्रोपी वाज डिनोटेड बाय एस, जो कि किसका मेजरमेंट था? हमारे सिस्टम के रैंडमनेस का, कि हमारे सिस्टम में कितना डिस्टर्बेंस है, कितना आपका रैंडमनेस है, उसका मेजरमेंट था ये, है ना। और हमारे स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया के हिसाब से मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ अगर सिस्टम जाता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। दो क्राइटेरिया पढ़े थे ना, एक टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। तभी अपन बोलते हैं कि डेल एच का नेगेटिव होना रिएक्शन के लिए अच्छा है, मतलब रिएक्शन होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि डेल एच पॉजिटिव वाले रिएक्शन होते नहीं, होते हैं, एंडोथर्मिक भी होते हैं। तो वो हो रहे हैं बिकॉज उनमें रैंडमनेस बढ़ रही है ना। सॉलिड से लिक्विड बनना, रैंडमनेस बढ़ना होता है। लिक्विड से गैस होना, वो भी प्रोसेस है, वो भी स्पॉन्टेनियस होता है, और उसमें भी रैंडमनेस बढ़ रही है। तो आइदर ऑफ द टू आर द ड्राइविंग फोर्स। अपन ने ये भी पढ़ा था कि दोनों ड्राइविंग फोर्स होते हैं। फिर हमने जो जी इंट्रोड्यूस किया था, जी, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या देखे थे? एस का क्यू रिवर्सिबल बाय टी, क्यू रिवर्सिबल बाय टी। हमने ऐसा बोला था कि जितना हीट दोगे रैंडमनेस बढ़ेगा, तो क्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी क्या हुआ? अगर सेम अमाउंट ऑफ आप हीट दो बॉडी को दोगे, एक का बॉडी का टेम्परेचर कम है, दूसरे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो लोअर टेम्परेचर वाले में रैंडमनेस ज्यादा होगी, तो इसलिए डिवाइड बाय टी आ जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया था हमारा एंट्रोपी का क्यू बाय टी। ठीक है, फिर हमने नया इंट्रोड्यूस किया था फैक्टर, दैट वाज जी, गिब्स एनर्जी। ये अभी तक था फैक्टर, बट हमने बात नहीं की थी उसकी, क्योंकि ये वही फैक्टर है जो वर्क करवा रहा है ना। सिस्टम के अंदर जो छुपी हुई एनर्जी है, उसी से वर्क हो रहा है। तो दो टाइप का वर्क हो रहा है, एक वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो गैस कर रही है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और एक वर्क होता है वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, तो हमने गिब्स एनर्जी में ये देखा था कि गिब्स एनर्जी यूटिलाइज करके कुछ वर्क हो रहा है, तो गिब्स एनर्जी कम हो जाती है सिस्टम की। मतलब अगर पहले सिस्टम की एनर्जी G1 है, सम वर्क हैज बीन डन, तो ऑटोमेटिकली ये एनर्जी कम हो जाएगी एंड इट विल बिकम G2। और इसका डिफरेंस क्या होगा आपका? डेल जी, जो हमेशा क्या होना चाहिए? नेगेटिव, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोसेस चलाओगे तो ऑब्वियसली एनर्जी कम होगी प्रोसेस की, क्योंकि वही एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें? वर्क डन में। एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क डन। तभी हमने एक फॉर्मूला भी देखा था इसका कि डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क, लिखे थे ना, ऐसा कुछ लिखे थे, और इसी वर्क को हमने यूजफुल वर्क कहा था, याद है कि नहीं? यूजफुल वर्क डेल जी। क्लियर है? एक इक्वेशन और निकाले थे, दैट वाज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। डेल जी इज इक्वल्स टू, हाँ, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल्टा एस। और ये कहां से आया था? क्योंकि हमारा जी का मतलब था एच माइनस टी डेल्टा एस। प्लस था कि माइनस था? प्लस था। जी का वैल्यू पूछ रहा हूं। हाँ, पॉजिटिव ही है ना। अरे वो तो डेल जी आया था ना। अरे ये देख रहे हो कि नहीं, कि नेगेटिव ही लिखे थे? हाँ, नेगेटिव ही था। ठीक है, क्लियर है ये? इसी को अपने नाम दे दिया गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। और इसके हेल्प से हमने फिर एक गिब्स के लिए भी क्राइटेरिया निकाला था कि हाउ यू विल फाइंड कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, यूजिंग गिब्स एनर्जी। तो लास्ट अपन ने वहीं पे एंड किया था क्लास को कि डेल्टा एच का नेगेटिव होना फेवर को, मतलब प्रोसेस को फेवर कर रहा है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है। डेल एस का नेगेटिव होना प्रोसेस को अपोज कर रहा है, क्योंकि डेल एस तो बढ़ना चाहिए ना मैक्सिमम रैंडमनेस की तरफ, राइट? वही अगर आपका डेल एच पॉजिटिव होता है तो ये अपोज कर रहा है, और डेल एस पॉजिटिव है तो वो फेवर कर रहा है। लास्ट में हमने डेल जी के इसी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से ही कंडीशन निकाली थी कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल जी होना चाहिए पॉजिटिव, एंड फॉर अ प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम डेल जी का वैल्यू होता है 0। वो अपन ने इसी से निकाला था। एक बार इन दोनों को पॉजिटिव लिए थे, एक बार दोनों को नेगेटिव लिए थे, एक बार एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव, और चौथी बार एक को नेगेटिव दूसरे को पॉजिटिव। यानी कि पहले दोनों फेवर कर रहे हैं, फिर आखिरी में एक फेवर कर रहा है, एक ऑपोजिशन, दूसरा फेवर, पहला ऑपोजिशन, और एक केस में दोनों ही ऑपोजिशन कर रहे हैं। तो उस हर केस में हमने डेल जी का साइन चेक किया था क्या हो रहा है, कि डेल जी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि 0 है। अगर नेगेटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो भी रहे थे, क्योंकि देखो जब भी किसी प्रोसेस को करवाना है ना, तो फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए और ऑपोजिशन कम, तभी वो प्रोसेस होगा।
तो हमने डेल एच की वैल्यू नेगेटिव और डेल एस की वैल्यू पॉजिटिव पे 3 केसेस भी देखे थे कि डेल एच ज्यादा होना चाहिए। इसमें नहीं केस देखे थे, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पे केस देखे थे क्या? हाँ, कि डेल एस बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये फेवर कर रहा है और ये अपोज कर रहा है। तो जब डेल एस बड़ा होगा टी डेल्टा एस बड़ा होगा डेल एच से, तो आपका प्रोसेस होगा। तो वो स्पॉन्टेनियस था और उस समय जी का वैल्यू क्या रहा था? नेगेटिव। तो अल्टीमेटली ये हमारा कंक्लूजन था लास्ट। हो गया लास्ट यहां तक। मैंने आपको कहा था कि एक हमारा टॉपिक बचा टेम्परेचर वाला। अभी हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे थे ना, अभी तक अपन टी को कांस्टेंट मान के चल रहे थे, पर अब टी चेंज होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो अगला हेड डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, effect of temperature on the spontaneity of a process. Effect of temperature on the spontaneity of a process. Effect of temperature on the spontaneity of a process. ठीक है, इसमें लिखेंगे हाइफन डाल के, the spontaneity of a process depends upon, the spontaneity of a process depends upon first लिखना energy factor, first energy factor ब्रैकेट में डेल एच, एंड सेकेंड एंट्रोपी फैक्टर ब्रैकेट में टी डेल एस, टी डेल एस, टी डेल एस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फैक्टर डज नॉट चेंज मच विथ टेम्परेचर, क्योंकि उसमें टेम्परेचर है ही नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फैक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फैक्टर does not change much with temperature, does not change much with temperature, does not change much with temperature, but the second factor changes with change of temperature, but the second factor changes with change of temperature. But the second factor changes with the change in temperature, and so would the spontaneity of the process. अगर सेकंड फैक्टर टेम्परेचर से चेंज हो रहा तो उससे स्पॉन्टेनिटी भी तो चेंज होगी ना, and so would the spontaneity of the process, and so would the spontaneity of the process. ठीक है, जब टेम्परेचर की बात करेंगे तो अपन दो बात करेंगे। पहला करेंगे फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, लिखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन डेल एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना एंडो के लिए, हाइफन डाल के लिखेंगे डेल एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये फैक्टर प्रोसेस को अपोज कर रहा है कि फेवर? अपोज, क्योंकि डेल एच नेगेटिव होना फेवरिज्म है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। तो क्या लिखे? डेल एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज दिस फैक्टर अपोजेस द प्रोसेस, that is this factor opposes the process. Full stop. If T del S opposes the process, full stop. If T del S हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज का सेकंड फैक्टर है ना, T del S, if T del S is negative, तो ये फैक्टर भी अपोज कर रहा है ना, क्योंकि डेल एस का नेगेटिव होना भी तो ऑपोजिशन है ना, तो ऐसे में तो रिएक्शन होगा ही नहीं, प्रोसेस होगा ही नहीं।
if T del S is negative, comma, this factor will also oppose the process. This factor will also oppose the process, and the process will be non-spontaneous. And the process will be non-spontaneous. And the process will be non-spontaneous. Full stop. However, if T del S is positive, if T del S is positive, then the process can occur. Then the process can occur. अब मेरा एक क्वेश्चन सुनना, ठीक है? यहां तक समझ गया क्या लिखे हूं? गिब्स हेल्महोल्ट्ज के हिसाब से ये इक्वेशन है हमारा, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। सुन रहे हैं क्या सब? एंडोथर्मिक के लिए ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना? अब ये फैक्टर अगर नेगेटिव है, अगर ये फैक्टर आपका क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, तो हर बार जी का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। तभी तो अपन लिखे नॉन स्पॉन्टेनियस। ज्यादा क्लियर है? फिर क्या लिखा हमने कि हाउएवर इफ टी del S इज पॉजिटिव, तब शायद रिएक्शन हो सकता है, पर कब होगा? एग्जैक्टली जब टी del S का मैग्नीट्यूड del H से बड़ा होगा, तभी तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव आएगा ना। मान लीजिए del H का वैल्यू 2 में फिक्स है, यहां माइनस तो आएगा ही। अगर ये भी माइनस रहा तो ये तो 4 आएगा, तो कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। अब ये 2 में फिक्स है, यहां माइनस भी फिक्स है ना? यहां 2 फिक्स है और यहां माइनस भी फिक्स है, करेक्ट है ना? अब ये फैक्टर अगर इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा है पॉजिटिव में, तभी ये प्रोसेस होगा। पर अगर ये 1 होता तो नहीं होता प्रोसेस। यानी कि T del S का मैग्नीट्यूड del S से बड़ा होना चाहिए। सिर्फ T del S का पॉजिटिव होना प्रोसेस का फेवर करना नहीं माना जाएगा, या प्रोसेस हो रहा है नहीं माना जाएगा। ऑपोजिशन से ज्यादा फेवरिज्म होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या? तो यहां पर सिर्फ T del S का पॉजिटिव होना ही फेवर नहीं करेगा प्रोसेस को, T del S का मैग्नीट्यूड del S से बड़ा होना भी चाहिए। क्लियर है? वरना हमें पता है ना कि अगर नेगेटिव नंबर बड़ा होगा तो पॉजिटिव कितना भी, मतलब अगर पॉजिटिव नंबर छोटा है तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है? या पॉजिटिव नंबर बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा है, तो रिजल्ट आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। 5 - 2 is 3, पॉजिटिव आ रहा है। 5 - 8 is -3, तो दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 5 मैग्नीट्यूड वाइज। समझ रहे हैं क्या? तो क्या लिखे आप लोग? However, if T del S is positive, then the process can occur. Can occur लिखे, हमेशा नहीं लिखे कि हर बार हो जाएगा। Can occur if magnitude of the factor, एक छोटा सा ब्लैंक माना, फिल इन द ब्लैंक आप लोग लिखोगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर डैश करो वहां पे। मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर डैश इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डैश। अब पहले और दूसरे डैश में भर लो। समझ रहे हैं क्या आएगा? पहले वाले में T del S और दूसरे वाले में del H। अगर प्रोसेस करवाना है तो, क्योंकि देखो del H तो पॉजिटिव होगा, उसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना? पर अगर आपको प्रोसेस करवाना है तो T delta S पॉजिटिव होना चाहिए, वो भी ज्यादा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? तभी छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर इज नेगेटिव रिजल्ट, और नेगेटिव रिजल्ट मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, ठीक है? ओके, full stop. The reaction is then said to be entropy driven. The reaction is then said to be entropy driven. The reaction is then said to be entropy driven. अब देखो T delta S का में तो T भी है ना, तो टेम्परेचर का तो अपन को स्टडी करना है। इस हेडिंग में अपन ने लिखा क्या है ऊपर? हेडिंग क्या है हमारी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। अब अपन T का स्टडी करेंगे इसी में ही, फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर
T del S is affected by the temperature. The magnitude of the factor T del S is affected by the temperature. Is affected by the temperature as follows. As follows. As follows. आपने एंडोथर्मिक को ए सीरियल नंबर दिया है ना, ए दियो हो ना, तो इसके अंदर जो 3 लिखने वाले हो, केस 1, केस 2, केस 3, उसको ये वाला नंबर दे देना, ठीक है। चलिए फर्स्ट लिखेंगे पहला, इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो, if the temperature is very low, if the temperature is very low, such that T del S less than del H. If the temperature is very low, such that T del S less than del H in magnitude, तो G क्या होगा? Positive, है ना? G, G will be, del G will be positive, and the process will be spontaneous. Sorry, non-spontaneous. Positive लिखे ना, तो del G will be positive and the process will be non-spontaneous. चलिए second point लिखना, second point. If the temperature is moderate, अभी लो रखे थे ना, देखो आपका टेम्परेचर लो रहेगा तो ऑटोमेटिकली टी डेल्टा इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में है ना, अरे हाँ है ना, डेल एस पॉजिटिव है नो डाउट, बट टी का भी तो उसको, उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने में टी का भी तो हाथ है ना भाई। तो अगर लो टेम्परेचर रखोगे तो अल्टीमेटली वो वैल्यू अगर छोटी है टी डेल एच से तो रिएक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट लिख रहे हैं, इफ द टेम्परेचर इज मॉडरेट, if the temperature is moderate such that T del S greater than del H, T del S greater than del H slightly in magnitude, बड़ा है पर ज्यादा बड़ा नहीं है, del H slightly in magnitude, तो ऑटोमेटिकली डेल जी भी स्लाइटली नेगेटिव ही होगा, ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा, कॉमा डेल जी विल बी स्लाइटली नेगेटिव, डेल जी विल बी स्लाइटली नेगेटिव एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। नेगेटिव हो गया मतलब स्पॉन्टेनियस तो है, एंड द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस बट स्लो, स्पॉन्टेनियस तो है बट स्लो। Temperature is moderate such that T del S greater than del H slightly in magnitude, del G will be slightly negative and the process will be spontaneous but slow. And third point में high temperature के लिए लिख लो, लिखो क्या आएगा? if the temperature is high, if the temperature is high, हाँ much greater than, अब slightly मत लिखना ना, if the temperature is high, T del S will be much greater than del H. If the temperature is high, T del S will be much greater than del H, so that del G is highly negative, so that del G is highly negative, so that del G is highly negative, and hence the process will be spontaneous and fast. And hence the process will be spontaneous and fast. देखिए यही रीजन है कि हम एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं। सुन रहे हो क्या? अगर आप चाहते हो कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन अच्छे से चले तो इट इज ऑलवेज टेकन प्लेस इन एट हाई टेम्परेचर। आप कभी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे नहीं करवाते हो। देखो इससे अपन कंडीशन डिराइव कर पा रहे हैं। आप लिखते हो ना कंडीशंस एरो के ऊपर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो टेम्परेचर का कंडीशन हम इससे निकाल सकते हैं कि एक रिएक्शन को अगर ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो प्रोसेस को करवाना ना, भाई हमारा कुछ काम है, कोई फैक्ट्री अगर हमारी किसी चीज को बनाने की फैक्ट्री, तो हम चाहेंगे ना कि रिएक्शन हमेशा चलता रहे, स्पॉन्टेनिटी रहे इस रिएक्शन में। वरना अगर रिएक्शन स्टॉप हो गया, इक्विलिब्रियम में भी आ गया तो हमारा नुकसान है, क्योंकि मशीन तो चल रही है,
इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया, प्रोडक्ट अब बन ही नहीं रहा है, तो फैक्ट्री में मशीनें चल रही है पर प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो ये तो नुकसान ही है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे, तो हम हमेशा रिएक्शन को कैसे करवाएंगे, एट हाई टेम्परेचर। सुन रहे हैं क्या? हाई टेम्परेचर देने के बाद भी अगर दोनों की वैल्यू बराबर हो गया, डेल जी 0 हो गया, तो क्या मतलब, इक्विलिब्रियम में चला गया प्रोसेस, तो प्रोसेस में प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, मतलब बन रहा है पर बढ़ ही नहीं रहा है। समझ रहे हैं क्या? तो उसके बाद उससे उससे नुकसान ही होने वाला है। तो जब भी हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कराएंगे, इट विल ऑलवेज टेक प्लेस इन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो उसके लिए लाइन लिखो नीचे। ये 3 केसेस समझ में आ गए ना? तो नीचे लिखना, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। नहीं, अलग से कंक्लूजन है ये तीनों पॉइंट का कंक्लूजन है। इनफैक्ट ये एंडोथर्मिक का कंक्लूजन है, इसके बाद अपन एक्सोथर्मिक लिखेंगे। एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, an endothermic reaction which may be non-spontaneous at low temperature may become spontaneous at high temperature. May become spontaneous at high temperature. Which may be non-spontaneous at low temperature may become spontaneous at high temperature. May become spontaneous at high temperature. क्लियर है ये जो लिखा है लाइन आपने, कि अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन आप करवा रहे हो लो टेम्परेचर में तो नहीं हो रहा है, तो उसका एक उपाय क्या है, आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वो हो जाएगा। ठीक है, वही बात होगी ना कि आप अगर ठंडे पानी में शक्कर को डिसॉल्व करोगे तो वो शायद ना हो या बहुत स्लो हो, पर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसका डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस ही है। शुगर का सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए सेकेंड बी, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसके लिए डेल एच हमेशा नेगेटिव है, तो लिख लो डेल एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल एच इज ऑलवेज नेगेटिव, डेल एच इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ये क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है कि अपोज कर रहा है, फेवर, मतलब डेल एच हमेशा फेवर करेगा। कॉमा, दिस फैक्टर ऑलवेज फेवर्स द प्रोसेस, क्योंकि ये किसकी, इसकी टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। दिस फैक्टर ऑलवेज फेवर्स द प्रोसेस, फुल स्टॉप। अब बात करेंगे टी डेल्टा एस की, क्योंकि डेल एच में तो आप कुछ नहीं कर सकते अपन, है ना। जैसे ऊपर भी सिर्फ एक लाइन अपन ने डेल एच की लिखी थी, क्योंकि एंडोथर्मिक था तो डेल एच हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो हमेशा ही अपोज करेगा। अब यहां भी अपन क्या लिख दिए, डेल एच हमेशा नेगेटिव रहेगा और ये हमेशा फेवर करेगा। अब सब डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टी डेल्टा एस के ऊपर, कि टी डेल्टा एस कितना छोटा या कितना बड़ा है, क्योंकि ये तो हमेशा फेवर कर रहा है। अगर टी डेल्टा एस भी नेगेटिव हुआ और बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये फेवर, ये टी डेल्टा एस का नेगेटिव होना ऑपोजिशन है, और अगर ऑपोजिशन फेवरिज्म से ज्यादा हो गया तो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना। फुल स्टॉप करके लिखेंगे नीचे, thus if T del S is positive, thus if T del S is positive, तो ये फेवर है ना, thus if T del S is positive, this factor will also favor the process, this factor will also favor the process, and the process will always be spontaneous, and the process will always be spontaneous, and the process will always be spontaneous, and the process will always be spontaneous. ये तो पॉजिटिव की बात हो गई, अब बात करते हैं नेगेटिव की। फुल स्टॉप। However, if T del S is negative, however, if T del S is negative, यानी कि अपोज कर रहा है ना, तो प्रोसेस तब तक हो सकता है जब तक ऑपोजिशन फेवरिज्म से कम है। जहां ऑपोजिशन फेवरिज्म से बढ़ गया, प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, if T del S is negative, then the process can occur only if, then the process can occur only if the magnitude of, only if the magnitude of dash, एक छोटा सा डैश लगाना, आप लोग लिखोगे इसमें,
can occur only if the magnitude of dash is very large. बताओ क्या आएगा यहाँ पे? डेल्टा एच आएगा. टी डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड बहुत लार्ज हो गया तो ये पॉजिटिव चला जाएगा ना. ऑलरेडी बीच में नेगेटिव साइन है. अगर ये हाईली नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. डेल एच को बहुत हाईली नेगेटिव होना चाहिए. ठीक है, क्या लिखे? द मैग्नीट्यूड ऑफ del H is very, only if the magnitude of del H is very large, so that del G is negative. 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 देखो ये दोनों केस है. ये नेगेटिव है, दोनों ही. ये तो हर बार नेगेटिव होगा ना, और ये भी नेगेटिव वाला केस कर रहे हैं. पॉजिटिव वाले में तो हर बार स्पॉन्टेनियस होगा, उसके उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. अगर टी डेल एस पॉजिटिव होता है तो हर बार ही प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव ऐड ही होने वाला है तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा. दिक्कत यहां पर है कि अगर ये नेगेटिव हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड इससे कम होना चाहिए, यानी कि इसका बहुत ज्यादा होना चाहिए. देखो यहाँ पे -5 था तो ऐड करके कितना आएगा? -3. बट यहाँ पे -1 कम हो गया इसका मैग्नीट्यूड इससे, तो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? +1. तो ये नहीं होगा, ये होगा. तो फॉर प्रोसेस टू अकर del H का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए. मैग्नीट्यूड मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2. मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन छोड़ दो अभी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ del H शुड बी हाई, तब ये प्रोसेस होगा. ठीक है, हाँ. तो क्या लिखे? इज वेरी लार्ज सो दैट del G इज नेगेटिव. फुल स्टॉप. द रिएक्शन इज देन सेड टू बी. क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम? सौभाग्य. द रिएक्शन इज देन सेड टू बी enthalpy driven. The reaction is then said to be enthalpy driven. ऊपर अपन एंट्रोपी ड्रिवन लिखे थे, याद है? क्योंकि रिएक्शन को कौन हेल्प कर रहा था करने में? del S. वहां लिखे थे ना, देखो, T del S should be greater than magnitude of del H. तो वहां पे del S ने प्रोसेस को करवाया था, यहां कौन करवाएगा प्रोसेस को? del H. इसलिए एंथैल्पी ड्रिवन. ठीक है, अब T del S का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे. तो फुल सवाल के लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ T del S. The magnitude of T del S is affected by the temperature as follows. Is affected by the temperature as follows. Is affected by the temperature as follows. पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें भी 1 नंबर डाल करके. If the temperature is so high, if the temperature is so high that T del S greater than del H, क्या होगा? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस. अभी तो बात की कि del H को बड़ा होना चाहिए. If the temperature is so high that T del S greater than del H in magnitude, comma, del G will be positive. Del G will be positive and the process will be non-spontaneous. And the process will be non-spontaneous. And the process will be non-spontaneous. Second point, if the temperature is made so low, if the temperature is made so low, टेम्परेचर बहुत लो होगा तो T del S अपने आप छोटा हो जाएगा ना. टेम्परेचर हाई रहेगा तो T del S बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर लो रहेगा तो T del S छोटा रहेगा. इफ द टेम्परेचर इज so low that T del S smaller than del H, del G क्या हो जाएगा? नेगेटिव. कॉमा, del G will be negative and the process will be spontaneous. Del G will be negative and the process will be spontaneous. मॉडरेट वाला नहीं लिख रहा है ना. मॉडरेट में तो ये लिखते हैं कि मॉडरेट इतना रहे कि T del S छोटा है del H से, तभी प्रोसेस होगा. तो सीधा लो वाले लिखते हैं ना. ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे? जैसे अपन ने पीछे एंडोथर्मिक की लाइन लिखी थी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस को अपन कैसे करवाते हैं? लो टेम्परेचर्स पे. सुन रहे हैं क्या? एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, सुनना इधर, ऐसे एक्सोथर्मिक प्रोसेस जो हाई टेम्परेचर पे नहीं हो पा रहे हैं उनको अपन कैसे करवाएंगे? लो टेम्परेचर पे. तो लिख लो नीचे एक लाइन, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस या an exothermic reaction which may be non-spontaneous at high temperature may become spontaneous at low temperature.
लिख सकते हो, मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। पिछला वाला जैसे अपन एंडो के लिए लिखे है ना, वैसी लाइन एक्सो के लिए लिख रहे हैं, लास्ट कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखा है अपन ने, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखा है अपन ने, है ना, कि किसी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन को अपन हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं और किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम लो टेम्परेचर पे करवाते हैं। ये जनरलाइज है पूरा, पूरे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है। और ये जो पूरा भी कहानी लिखी है अपन एंडो एक्सो के लिए, है ना, 3-3 लाइन, 3-3 पॉइंट, 2-2 पॉइंट, उसका एक टेबल बना रहा हूं, समरी, ध्यान देना। साइन ऑफ डेल एच, साइन ऑफ डेल एस, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर टी एंड स्पॉन्टिनिटी। ठीक है, इस सबको समअप करेंगे। हाँ, पर पहले समझ लो फिर लिखना। ठीक है, चलिए। अगर डेल एच, अगर डेल एच नेगेटिव है और डेल एस पॉजिटिव है, तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए और स्पॉन्टेनिटी क्या होगी? स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस, सोच के बताना। नेगेटिव होना यानी कि फेवरिज्म, इसका पॉजिटिव होना यानी कि फेवरिज्म। तो टेम्परेचर कुछ भी रखो, रिएक्शन तो होगा ही होगा। लो में भी होगा, हाई में भी होगा, एनी टेम्परेचर। तो यहां आ जाएगा एनी और प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर है ये वाला? ये वाला केस क्लियर है सबको? यहां दोनों फेवर कर रहे हैं, तो प्रोसेस तो होगा ही होगा। प्रोसेस तब नहीं होता जब फेवरिज्म ऑपोजिशन से कम हो जाए। ठीक है, चलिए। चलो एक और लेते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अब बताओ एनी। अच्छा, तो प्रोसेस नॉन, क्योंकि दोनों दोनों अपोज कर रहे हैं। अब इसका पॉजिटिव होना मतलब ऑपोजिशन है, इसका नेगेटिव होना यानी ऑपोजिशन है। अब वो टेंडेंसी याद रखो ना, कि कोई भी प्रोसेस होता है तो दो टेंडेंसी को फुलफिल करने के लिए होता है, आइदर एनर्जी कम होनी चाहिए या एंट्रोपी बढ़नी चाहिए। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी यानी कि डेल एच नेगेटिव, एंड टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस यानी कि डेल एच पॉजिटिव। तो यहां पर तो डेल एच नेगेटिव है और डेल एच पॉजिटिव है, तो दोनों ही अपोज कर रहे हैं, तो आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है? अब एक और, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब बताओ, ये फेवरिज्म है, ये ऑपोजिशन है। अब बताओ, अब टेम्परेचर के हाथ में आ गया सब चीज। अब किसके हाथ में है? टेम्परेचर के हाथ में सारी चीजें, कि अगर टेम्परेचर लो है तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा। लेकिन टेम्परेचर हाई लो से ही ये फैक्टर चेंज हो सकता है। ये जो ऑपोजिशन है ना, इसको अपन फेवरिज्म में बदल सकते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो अब बताइए क्या होना चाहिए यहां पे? लो में क्या होगा? हाँ, हाँ, ये एक्सोथर्मिक वाला है, तो लो में स्पॉन्टेनियस होगा। एग्जैक्टली तो वहीं से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं कि, और देखो, अगर वो अपन नहीं भी लिखे होते तो ये चीज, फेवरिज्म ज्यादा रखना है, राइट, ऑपोजिशन कम रखना है। ऑपोजिशन कम रखने के लिए टी का वैल्यू छोटा रखो, तो टी डेल एस छोटा आएगा, यानी कि ऑपोजिशन कम। तो लो टेम्परेचर पे ये होगा और हाई टेम्परेचर पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सुन रहे हैं क्या? क्लियर है ये? अब एक कौन सा केस बच गया? चलो अब बताओ, ऑपोजिशन फेवरिज्म, तो ये हाई पे स्पॉन्टेनियस। हाई पे तो अच्छा है ना, ये और हाई हो जाएगा, हाई पे ये और बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और लो पे ये नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ गए क्या? बस यही हमने वहां पर उससे लिखा है, सेंटेंस के फॉर्म में, जो ये टेबल फॉर्म में। ठीक है, बना लो उसको। ये वाला क्वेश्चन कई बार आया है ना, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। ये पूरा समझा के टेबल बनाना है लास्ट में।
ये टेबल क्लियर है ना सबको? स्कूल में हो गया? कितने लोग के स्कूल में हो गया चैप्टर कंप्लीट हो गया? तुम्हारा हो गया? अभी क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम? एग्जाम है? क्या क्या आ रहा है इसमें? हाइड्रोकार्बन भी आ रहा है, अब से पेपर। इसके बाद हाइड्रोकार्बन कर ले क्या पहले? हाँ, इसके बाद हाइड्रोकार्बन कर ले फिर इक्विलिब्रियम में आए। हाँ, कोई ठीक है। हो गया ये? हाँ चलिए नीचे लिखेंगे। जैसे देखो अभी अपन ने स्टैंडर्ड वाला पढ़ा था ना, जिसमें अपन ऊपर नॉट लगा रहे थे, याद है एंथैल्पी को पढ़ते वक्त? टेल एच नॉट, वो क्या था? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वैल्यू को अपन क्या नाम दिए थे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। वैसे ही स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज भी होता है, डेल जी नॉट। तो नीचे डिफाइन करना, नीचे लिखो हेड डाल के, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, इसको डिनोट करेंगे अपन डेल आर जी नॉट से। जैसे कि डेल आर एच नॉट होता था ना, दिस वाज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। क्योंकि अपन कैसे निकालते थे? सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे निकालते थे। वैसे ही अपन एंट्रोपी भी निकालते थे, अब वैसे ही फ्री एनर्जी भी निकालेंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन डिनोटेड बाय डेल आर जी नॉट, it is defined as the change in energy. It is defined as the it is defined as the change in free energy. It is defined as the change in free energy which takes place when the reactants which takes place when the reactants in the standard state in the standard states in the standard states are converted into, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है? 1 atm प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। इन स्टैंडर्ड स्टेट, चाहो तो आप ब्रैकेट में लिख लो, स्टैंडर्ड स्टेट क्या, ब्रैकेट में लिख लो 1 atm एंड 298 केल्विन। हाँ, स्टैंडर्ड स्टेट के ब्रैकेट में which takes place when the reactants in the standard state, बोला मैंने, which takes place when the reactants in the standard state के बाद ब्रैकेट में ये लिख लेना, ब्रैकेट क्लोज, are converted into products in their standard state, are converted into the products in the standard state, are converted into the products in their standard state। फॉर्मूला लिख लो, del r g naught, del r g naught is equals to sum of standard free energy, standard free energy of products minus sum of standard free energy of reactants। और ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव होना चाहिए। डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए ना, अभी तो अपन पढ़े एनर्जी में। हाँ हाँ हाँ,
अब इसमें ना इसी चैप्टर में एक दो टॉपिक और हैं जो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो उसको अपन इक्विलिब्रियम के पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, है ना। उसमें एक दो न्यूमेरिकल भी है जो आपको पहले इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हमको न्यूमेरिकल समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए अभी वो वाला टॉपिक मैं स्किप कर रहा हूँ। तो वही हमारे दो तीन टॉपिक बचे हुए हैं इस चैप्टर के, वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दो एक दो फॉर्मूले हैं और उसके बेसिस में न्यूमेरिकल है। तो अपन पहले इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे इस चैप्टर पे, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो चालू करेंगे। हाइड्रोकार्बन हेडिंग डाल लो, हाइड्रोकार्बन। हाँ, जल्दी। हाइड्रोकार्बन, थोड़ा इंट्रोडक्शन तो कर सकते हैं ना आज। तो लिख, हेडिंग को डाल, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन एज द नेम सजेस्ट कि दे आर द कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन एंड कार्बन इन इट। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसमें, है ना। तो अपन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि अल्कोहल होता है, ईथर होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, क्या हो गया। क्या करना है चैप्टर नंबर से, इधर ध्यान दे। हाँ, चलिए। तो इसमें हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमने चैप्टर वन इसके पहले जो पढ़ा, इसके पहले वाला चैप्टर, उसमें हम ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर देख चुके हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो ओ कैसे लगाएंगे, एल्डिहाइड होगा तो अल लगाएंगे, कीटोन होगा तो ओन लगाएंगे, है ना। वो सब हमारे फंक्शनल ग्रुप हमने चैप्टर वन में पढ़ लिए इसके, ठीक है। बट इसमें हम कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं पढ़ने वाले, हम इस पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन पे फोकस करेंगे। और हाइड्रोकार्बन आपके जैसे एल्केन हो गए, एल्कीन हो गए, वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, अल्काइन हो गए, और एरोमेटिक वाले, ये तीनों को हम एलिफैटिक बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। इनमें भी ओपन चेन होता है, क्लोज चेन भी होता है। जैसे साइक्लोहेक्सेन, ये आपका साइक्लिक वाला कैटेगरी का हाइड्रोकार्बन हो गया। तो यहाँ पे कार्बन और एच के अलावा और कोई भी एटम नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या, कंपाउंड में। फिर एरोमेटिक वाले में अपन क्या पढ़ेंगे, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो भी होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन है, एक टेबल बनाना, एक चार्ट बनाओ, लिखना इसमें हाइड्रोकार्बन टॉप में, हाइड्रोकार्बन, है ना। इसमें दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक लिखेगा एसाइक्लिक और ओपन चेन, एसाइक्लिक और इसको बोलेंगे ओपन चेन। तो फिर ये हो जाएगा आपका साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन। एसाइक्लिक या ओपन चेन, यानी कि स्ट्रेट चेन वाले होंगे, ब्रांच हो सकती है भले ही, ठीक है। हाँ, ठीक है। फिर ये ओपन चेन वाले भी दो टाइप के हो सकते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जिसमें अपन सैचुरेटेड वाले को क्या बोलते हैं, एल्केन, और अनसैचुरेटेड वाले को एल्कीन या अल्काइन, ठीक है, एल्कीन या अल्काइन, ठीक है। अब साइक्लिक में भी दो होते हैं, एक एलिफैटिक वाले साइक्लिक तो उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक, और एक एरोमेटिक वाले साइक्लिक तो वो एरोमेटिक हो गए। तो ये हो गया आपका एलिसाइक्लिक और ये एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में फिर दो होते हैं, हाँ, बेंजेनॉइड या नॉन बेंजेनॉइड। ऐसे जिनके पास बेंजीन रिंग है कंपाउंड में, है ना, उसको हम बोलते हैं बेंजेनॉइड। और जिनके पास बेंजीन रिंग नहीं है पर वो एरोमेटिक कंपाउंड है, देखो पहले क्या होता था ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एरोमा से डिफरेंशिएट करते थे, सुन रहे हैं क्या, द वन हैविंग सम एरोमा, स्मेल। एरोमा, एरोमा मतलब क्या होता है, स्मेल, राइट, खुशबू, ठीक है। तो जिनके पास वो होती थी उसको अपन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते थे, ठीक है। और इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये भी जैसे ये डिवाइड हो ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में, वैसे ये भी हो जाएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हाँ,
तो हमें इस चैप्टर में एक्चुअली में चालू कैसे करना है, एल्केन का प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर एल्कीन का प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, देन अल्काइन का प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। इन द सेम वे बेंजीन का प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऐसे अपन को इस चैप्टर को 8 हेडिंग में पढ़ना है, सबका प्रिपरेशन चारों का, और फिर चारों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बातें नहीं। जब फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो हम बात करेंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स की, उनकी फिजिकल स्टेट की, कि वो दिखने में सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ना, उनकी सॉल्युबिलिटी की, पानी में डिसॉल्व होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये हम बात करेंगे किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। और जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो केमिकली वो रिएक्ट कैसे करते हैं किसी और के साथ। जैसे अपन ने थोड़ा बहुत पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, मैंने आपको लास्ट में बताया था जब अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एडिशन रिएक्शन का, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन का, एक एलिमिनेशन का, है ना। तो उस टाइप के रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ने वाले, मैकेनिज्म भी देखेंगे कि रिएक्शन कैसे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट बना लो पहले और पहला डाल दो एल्केन्स। सबके जनरल फॉर्मूला याद है आपको? एल्केन के जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। ये अपने आप में एक होमोलोगस सीरीज होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन कम कर दो तो CnH2n, और इसमें 2 हाइड्रोजन और कम कर दो CnH2n-2। तो ये तीनों के क्या है, जनरल फॉर्मूले, CnH2n+2, CnH2n एंड CnH2n-2। ठीक है, और ये एलिसाइक्लिक में सैचुरेटेड वाले का भी यही सेम होता है, ये दोनों आइसोमर्स हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, उसका बना सकते फॉर्मूला, ऐसे सबका बना सकते हैं, ऐसे अल्कोहल का बना सकते हैं जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो पहला डाल दो एल्केन्स। एल्केन्स, अब इसमें नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर और इसका, हाँ, आइसोमेरिज्म, ये अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, सब पढ़े ना कि एल्केन्स आपके स्ट्रेट चेन वाले आइसोमर हो सकते हैं, ब्रांच हो सकते हैं, आइसोनियो, ये बनाए थे उसमें। अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने कितने टाइप के पढ़े हैं, एक पोजिशनल आइसोमर, चेन आइसोमर, कि आपका 5 कार्बन का कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, 5 कार्बन का कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है, और 5 कार्बन का कंपाउंड ऐसा भी हो सकता है। समझ रहे हैं क्या? तो इस वाले को अपन नाम देते थे एन, एन मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल पेंटेन। ये क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन, ये इसका कॉमन नेम है। एन पेंटेन मतलब क्या होता है, नॉर्मल पेंटेन, ये उसका कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम क्या होगा, सिर्फ पेंटेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओनली पेंटेन। ये आईयूपीएसी है इसका, और ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इसमें जब आएंगे अपन तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, जहां पे सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक कार्बन लगा हुआ है, उसको अपन आइसो बोलते हैं, तो इसका नाम पड़ जाएगा आइसोपेंटेन, कॉमन नेम। और आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, हाँ, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन। क्यों ऐसा, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, सेकेंड नंबर पे मिथिल है, तो 2 मिथिल आ गया प्रीफिक्स, और 4 कार्बन है स्ट्रेट चेन में तो ब्यूट, और चारों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथिल ब्यूटेन। ठीक है, ये जहां पर सेकेंड लास्ट कार्बन पे दोनों कार्बन लगे हुए हैं, इसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं नियो पेंटेन। ठीक है, अच्छा, आईयूपीएसी 1 2 3, अगर ये स्ट्रेट चेन ले रहे हो तो 1 2 3 इसको भी ले सकते हो स्ट्रेट चेन, तो 1 2 2 पे ही 2 मिथिल है, तो 2, डाई मिथिल प्रोपेन। तो ये आइसोमेरिज्म हो गया हमारे एल्केन का। समझ रहे हैं क्या, एल्केन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेन आइसोमेरिज्म। आपको ट्रांस याद है, वो एल्कीन शो करेंगे। समझ रहे ना, तो वो सब हम पढ़ चुके हैं, तो हम सीधा यहाँ पे प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे सबकी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलिए पहला है डालना, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। 8 हेडिंग में अपनी पहली हेडिंग है ये, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। फिर इसी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल केमिकल अलग अलग,
ठीक है, फिर यही काम एल्कीन के साथ, यही काम अल्काइन के साथ और यही काम बेंजीन के साथ रिपीट करना है। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में सबसे पहले लिखना फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन अल्काइन से। एल्कीन अल्काइन से आप एल्केन बना सकते हो। क्या फर्क है बस दोनों में? हाइड्रोजन का। क्या हो गया, तू लिख क्यों नहीं रहा है? डायरेक्ट पेन से लिखता है क्या? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन और अल्काइन को आप एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या डिफरेंस है दोनों में, तीनों में? सिर्फ हाइड्रोजन का। यानी कि एल्केन और एल्कीन में 2 हाइड्रोजन का फर्क है, एल्केन और अल्काइन में 4 हाइड्रोजन का फर्क है। आप देखो ना, दोनों के, तीनों के दूसरा मेंबर लिख के देखो, मतलब 2 कार्बन वाला मेंबर लिख के देखो, तो एल्केन का 2 कार्बन का मेंबर कौन होता है? C2H6, 2 कार्बन का मेंबर। अरे इसमें पुट करोगे ना फॉर्मूले में CnH2n+2, एल्केन का CnH2n+2 में क्या पुट करे? 2, तो यही मिलेगा C2H6। अरे हाँ है ना? जब एल्कीन में यही काम करोगे, CnH2n, एल्कीन का पहला मेंबर ही 2 वाला होता है, कुछ मिथीन करके नहीं होता, ना मिथाइन होता है। एल्कीन अल्काइन का पहला मेंबर 2 कार्बन का होता है, याद रखिएगा, है ना? तो n की वैल्यू 2 क्या होगा इसका? C2H4 एंड CnH2n -2, अल्काइन के लिए n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा? C2H3 ना, नहीं C2H2, सॉरी C2H2। आपने देखा क्या फर्क है तीनों में? कार्बन तो सब में 2-2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, 2 कम किए 4 है, 2 कम किए 2 है। तो आप सोचो इसी में 2 ऐड कर देंगे तो ये नहीं आ जाएगा, और इसमें 4 ऐड कर दोगे तो ये नहीं आ जाएगा, एडिशन। तो क्या बोलेंगे अपन? एडिशन रिएक्शन। ये दो तो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं ना, हमारे एल्कीन अल्काइन शो करते हैं एडिशन रिएक्शन, और एल्केन शो करते हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा बॉन्ड है कुछ ऐड करने की। आप सोचो ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 में हाइड्रोजन ऐड कर दिए तो एक बॉन्ड हटेगी दोनों की और ये बन जाएगा हमारा इथेन, ऐड हो गया। सुन रहे हैं क्या? सेम काम हम इथाइन के साथ भी करेंगे, बट ये है कि वहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऐड करोगे तो इथीन बनेगा पहले, फिर एक और ऐड करोगे तो इथेन बनेगा। 2 स्टेप में बनेगा ना, पहले इथाइन इथीन बनेगा, फिर इथीन इथेन बनेगा। अरे हाँ ना? ठीक है, तो ये प्रोसेस आपने 10th में ही पढ़ा होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, उसके प्रेजेंस में ये होता है। हाँ, कोबाल्ट, निकल, सुनो सुनो, इसका ये रिएक्शन आपने एक और चीज पढ़ी थी 10th में, वो वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाना। हाँ, तो ये हाइड्रोजनेशन ही है। ये क्या है? ठीक है, निकल कोबाल्ट वैसे दोनों एक जैसे ही मटेरियल है, दोनों मैग्नेटिक मटेरियल है, हो सकता है। ठीक है, सुन रहे हैं क्या? तो वहां अपन 10th में इसका वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते थे, है ना, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल्स आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और घी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। समझ रहे हैं क्या? तो हमारा पहला रिएक्शन यही रहेगा, तो हेड डाल के छोड़ देना, नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट क्लास में रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।